हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड के फिजिक्स का जो मॉडल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 28 से। तो 28 नंबर जो क्वेश्चंस है उसमें पूछा जा रहा है कि प्रेरक का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका ऑप्शन ओम सेकेंड होगा। लेकिन इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको फार्मूला के हेल्प से आप आसानी से इसका एसआई निकाल सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि इसका ओम सेकेंड कैसे आया। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं सेल्फ इंडक्शन में, कि सेल्फ इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड करंट होती है उसका फार्मूला होता है L/R इंटू DI/dt। तो यहाँ से इस फार्मूला से अगर आप L को ही प्रेरक कहते हैं तो L का यूनिट निकालना चाहेंगे तो L को एक साइड करेंगे तो L हो जाएगा I/R/dt/dL। तो इस फार्मूला से अगर आप निकालते हैं तो I के लिए हो जाएगा एम्पियर, R के लिए हो जाएगा ओम और dt के लिए हो जाएगा सेकेंड, और फिर नीचे di है तो di का फिर एम्पियर होगा तो एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा और बच जाएगा ओम सेकेंड। तो इस तरह से इसका ओम सेकेंड होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 29 में L/R का बीमा क्या होगा। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग L/R का डायमेंशन निकालेंगे तो सेकेंड आएगा, और इसका जो सी ऑप्शन है इसका भी सेकेंड आएगा। इसका सेकेंड कैसे आएगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 1/√LC। ये हम लोग रेजोनेंस में पढ़े हैं एसी करंट चैप्टर में। और ओमेगा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2π/T। तो यहाँ से T का डायमेंशन जो होगा वो √LC के डायमेंशन के बराबर होगा, और T यहाँ टाइम है तो टाइम का डायमेंशन √LC आएगा यहाँ से, और यहाँ L/R का भी टाइम आएगा तो L/R का डायमेंशन √LC के बराबर होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन देख लिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी पीक करंट 5√2 है तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा। तो वर्ग माध्य मूल मान के लिए एक फॉर्मूला होता है IRMS इक्वल टू I0/√2। तो यहाँ जो दिया हुआ है I0 का मान दिया हुआ है 5√2, अब /√2 हो जाएगा तो √2 से √2 कट जाएगा तो इसके आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। नेक्स्ट 31, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरक श्रेणी क्रम में लगे हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो देखिए LCR परिपथ में इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबाधा निकालने के लिए, फॉर्मूला होता है R² प्लस 1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्ट ωL का मान दिया हुआ है, यानी ZL दिया हुआ है प्रेरक का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू आएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 34, और यानी 100, और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर 10 होगा। 10 नंबर ऑप्शन है बी। तो ये 31 नंबर क्वेश्चन था। फिर आते हैं हम लोग 32 नंबर में। 32 नंबर ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, तप्त अमीटर और तप्त वोल्ट मीटर, तप्त तारामीटर और तप्त वोल्ट मीटर उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट 33 में विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, याद कीजिए, शक्ति गुणांक cos फाई को कहते हैं, जहाँ फाई फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज का ऐसी परिपथ में
एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक की परिपथ, विशुद्ध माने जिसमें केवल प्रेरक हो, यानी उसको इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। तो इंडक्टिव सर्किट के लिए फाई का मान आप जानते हैं -π/2 होता है, और cos -π/2 को हम cos π/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस खत्म हो जाता है। तो cos π/2 कितना हो जाएगा, cos π/2 यानी cos 90 डिग्री हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में ईडी करंट उत्पन्न होता है, ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा भी होता है, प्रेरित धारा होता है, लेकिन दृष्ट धारा नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, डीसी करंट पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट 35, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो एलआर परिपथ के लिए जो एलसीआर परिपथ के लिए जो प्रतिबाधा का सूत्र है उसी सूत्र से निकल जाएगा। यहाँ एल और आर है तो सी वाला टर्म हटा देंगे तो हो जाएगा √r² प्लस एल के लिए होता है ओमेगा एल, और ओमेगा एल का होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाला को आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यानी डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 36, निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो इसमें से अल्फा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं, बाकी तो गामा, एक्स किरण, अवरक्त ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्फा एक कण है इसलिए वही ऑप्शन होगा। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सा है। तो देखिए जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है। तो इस सभी में वेवलेंथ गामा का कम है इसलिए गामा का आवृत्ति सबसे अधिक होगा। तो हम लोग इस प्रकार से 37 नंबर देख लिए। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा E क्रॉस B की दिशा में होती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ से ये दिखाया हुआ है हाफ इप्साइलन इंटू E², जहाँ ये विद्युत क्षेत्र है और इप्साइलन निर्वात की विद्युतशीलता है, तो इसकी बीमा निकालना है। तो इसके लिए आप याद रखिए ये जो है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग U से डिनोट करते हैं और U इक्वल टू होता है 1/2 इप्साइलन नॉट और इंटू कैपिटल E²। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो U को हम E/V भी लिख सकते हैं, E/V, जहाँ E एनर्जी है और V वॉल्यूम है। तो इसके डायमेंशन निकालना हो तो एनर्जी के डायमेंशन में वॉल्यूम के डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है mL² और T के पावर -2, और वॉल्यूम का हो जाएगा L3। तो इस तरह से 1L से 2L से 2L कट जाएगा तो बच जाएगा 1L, तो हो जाएगा इसका mL के पावर -1 और T के पावर -2। तो इस तरह से इसकी ऑप्शन हो जाएगी। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी नंबर। नेक्स्ट, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा। तो देखिए इसके लिए क्रांतिक कोण का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है sin θc इक्वल टू μ2 बटा में μ1। तो इस फॉर्मूला के आधार पर यहाँ 30 डिग्री रख देंगे तो sin 30 का मान होता है 1/2 और μ2 यानी सेकेंड मीडियम, तो यहाँ सेकेंड मीडियम एयर है, फर्स्ट मीडियम कोई मीडियम होगा। तो यहाँ से मीडियम का वर्तनांक आ जाएगा μm, माने मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 2। और यहाँ से स्पीड हमको निकालना है, तो स्पीड निकालना है तो μm को हम लिख सकते हैं c/cm, μm का ही फॉर्मूला होता है इक्वल टू 2। तो यहाँ से cm इक्वल टू हो जाएगा c/2, और c का तो मान आप जानते हैं 3 × 10 के पावर 8, 3 × 10⁸ तो यहाँ हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 1.5 × 10⁸। तो इसका आंसर होगा 1.5 × 10⁸। देखिए ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट 30+3D
एवं -2d क्षमता के दो लेंस को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए इसके लिए आप जानते हैं इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला होता है P1 + P2 लेंस के संयोजन के लिए। तो यहाँ से इक्विवेलेंट पावर आप निकालिएगा तो +3 - 2 यानी आ जाएगा +1, और यहाँ से P को हम लिख सकते हैं 1/f। P को क्या लिख सकते हैं? 1/f। तो 1/f इक्वल टू आपको आ जाएगा 1/f इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यहाँ से f क्या होगा? f 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 1 मीटर। नेक्स्ट, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है कैसा? काल्पनिक और उल्टा बनता है, याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान आयाम एवं तरंगधर्ज, समान तरंगधर्ज की दो प्रकाशीय तरंग अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच का कलांतर 0 होगा। देखिए परिणामी तरंग आयाम अधिकतम तब होती है जब कलांतर का मान पाई के इवन मल्टीपल हो, तो उसमें 0 भी आ जाता है, 2π, 4π, 6π ये सब आ जाता है। तो इसके लिए आंसर 0 है। अगर 2π रहता तो भी होता, 4π रहता वो भी होता। नेक्स्ट 44 में कौन सी घटना प्रकाशीय तरंग को अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है? तो ये जो है ध्रुवन होगा। ये हम एक बार टेस्ट में भी दिए थे, क्लास टेस्ट में आप लोग को। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन और ध्रुवन तलों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ती है, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर फोटोन ज़्यादा संख्या में आती है, तो ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन को से टकराएगा तो ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो इस तरह से हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन बना लिए। नेक्स्ट 47 है, निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है? तो देखिए जिसकी फोटोन की ऊर्जा सबसे कम होगा उसका निरोधी विभव कम होगा, और फोटोन की ऊर्जा डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि आप लोग जानते हैं E = h न्यू होता है। तो जिसके लिए न्यू कम होगा उसके लिए एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो उसका निरोधी विभव कम होगा। तो इसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए है? तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसमें लाल प्रकाश का है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी निरोधी विभव कम होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी भी कम होगी। दर्व तरंग यानी मैटर वेव के लिए वेवलेंथ का ये फार्मूला होता है λ = h/p या λ = h/mv भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का मूल, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर यानी ग्राउंड स्टेट में कोणीय संवेग क्या होता है? तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे L = NH/2π बोर्स मॉडल में। तो ग्राउंड स्टेट जब निकालना हो तो n का मान 1 ले लेंगे, तो इसका हो जाएगा h/2π। तो इस तरह से हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं 50 नंबर में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती हैं। देखिए लाइमन जो होता है वो पराबैंगनी क्षेत्र में होता है, बामर दृश्य में होता है, उसके ऊपर तीनों अवरक्त में होता है, यानी 8000 के ऊपर होता है। ये हो गया। नेक्स्ट 51, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश के कितना गुना होता है? 2 गुना। सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उस पर अल्फा प्लस इसीलिए तो लिखा जाता है, क्योंकि इसके आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है, तो 931 आप सभी लोग जानते हैं। 1 AMU जो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ये सब याद रखने का क्वेश्चन है। पी टाइप अर्धचालक में वैद्युत रूप से होता है उदासीन। देखिए पी टाइप हो या एन टाइप हो उदासीन होता है, क्योंकि उसमें पी टाइप में नंबर ऑफ होल ज़्यादा होते हैं,
इलेक्ट्रॉन के तुलना में, न कि प्रोटॉन ज़्यादा होता है, तो इसलिए उदासीन होगा, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ए बैरियर पोटेंशियल ऑफ जर्मेनियम इज अप्रोक्सीमेटली, देखिए याद करने वाला ये सब क्वेश्चन है तो इसको आप याद रखिएगा। आयाम मॉड्यूलेशन सूचांक का मान 1 से छोटा होता है, ये ध्यान रखना था, यानी 1 और 0 के बीच में होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान। ये कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर से दिया गया है। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो इसकी सतह पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो देखिए इसको हम लोग गॉस के नियम से निकाल सकते हैं। गॉस के नियम में आप सभी लोग पढ़े हैं किसी भी बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स जो होता है Q/ε0 होता है। तो यहाँ से Q का मान हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ दिया हुआ है 10 × 10⁻⁻6, और इप्साइलन का मान क्या लिख सकते हैं? तो इप्साइलन का मान लिख सकते हैं, आप जानते हैं K बराबर होता है 1/4πε0। तो यहाँ से इप्साइलन का मान आप लिख सकते हैं 1/4πk। तो ये उलट के ऊपर चल जाएगा, तो 4πk का हो जाएगा, इसको तो पावर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻5, और ऊपर हो जाएगा 4π, और k का मान होता है 9 × 10⁻9, तो 9 चौका 36 पाई, 36 पाई गुने 10⁻9 में से -5 घटेगा, ये 9 है, ये -5 है, तो घटेगा तो 4 हो जाएगा, यानी इसकी आंसर हो जाएगी 36 पाई गुने 10⁻4। नेक्स्ट, ये 57 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला 58 में है कि स्वप्रेरक L तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई होती है। तो देखिए आप जानते हैं कि Z जो है प्रतिघात ओमेगा L के बराबर होता है। प्रतिघात एक तरह से प्रतिरोध का कार्य करता है, तो इसका ओम होगा। इसके एक आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है कि आवर्धन क्षमता कितना होगा इसका, तो आपको पढ़ाया गया है। आवर्धक लेंस का मतलब है मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का आप जानते हैं D/F होता है, तो यहाँ D 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसको देखिए, इसको हम 1/F को यहाँ हम P भी लिख सकते हैं, तो P × D हो जाएगा। अब P का मान आप यहाँ देख रहे हैं कि पावर आपको दिया हुआ है 12 डायोप्टर, और D का मान 25 होता है, लेकिन वो सेंटीमीटर में है, तो मीटर में लेंगे तो 0.25 आएगा, और इसको आप गुना करेंगे तो इसका आपको आंसर आ जाएगा 59 का C नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, 3 आ जाएगा। ब्रूस्टर का नियम होता है, ब्रूस्टर के नियम को हम लोग μ = tan IP लिखते हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन में है कि यदि किसी विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा ना, क्योंकि वो रेशियो में होता है। नेक्स्ट, नैंड द्वारक का बुलियन बीजगणितीय है, माने बुलियन इक्वेशन क्या है, तो बुलियन इक्वेशन इसका इस तरह से दिखाते हैं, C होगा। एक समतल तरंगार्ग निम्न में से किसका भाग है? देखिए ये गोलाकार और बेलनाकार दोनों में से किसी को आप छोटे पार्ट पर सोचेंगे तो समतल तरंग की तरह ही दिखाई देगा, इसलिए वो दोनों का भाग हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तार्किक परिपथ का आउटपुट है। तो देखिए निश्चित है ये वाला जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये है, ये एंड है, इसके साथ नॉट लगा हुआ, तो नैंड है, नैंड गेट का यही सिंबल है। नेक्स्ट है कि अगर प्रकाश का वेग हवा में इतना तथा जल में इतना है तो उसका क्रांतिक कोण क्या होगा? तो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला आप जानते हैं, sin θc बराबर होता है μ2/μ1, और यहाँ μ2 हवा होगा, μ1 जल होगा, तो इसका हो जाएगा 2 × 10⁸ अब बटा में 3 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, तो इसलिए θc कितना आ जाएगा? θc आ जाएगा sin 1 2/3, तो यही इसका
आंसर होगा। तो इसको आप देखेंगे तो ये आपको साइन इनवर्स 2/3 ये इस डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद अबिंदुकता में सभी लोग जानते हैं बेलनाकार लेंस है, इसको याद रखना है। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो देखिए जिसका वेवलेंथ कम होता है ना उसकी अपवर्तनांक ज़्यादा होती है, तो बैगनी के लिए सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे 68 नंबर क्वेश्चन जो है, ये जो 68 नंबर क्वेश्चन है इसमें हम लोग देखते हैं। 68 में कहता है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है तरंगधर्ज के समानुपाती, तरंगधर्ज की व्युत्क्रमण तो समानुपाती होता है, क्योंकि आप जानते हैं ना फ्रिंज विड्थ का एक फॉर्मूला होता है W बराबर लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो यहाँ पर लेमडा वेवलेंथ है, वेवलेंथ के समानुपाती होगा, तो इसका हो जाएगा ये। ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र का अनुगमन वेग क्रमशः E तथा VD हो तो सचलकता यानी कंडक्टिविटी कितना होगा? ठीक है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे ये वाला होगा। किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का क्षय प्रतिरोध के कारण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें 17 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव था उसको हम लोग देख लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो हम लोग सब शॉर्ट आंसर टाइप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे। थैंक यू।